सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। परिष्कार परिवार में आपका स्वागत है। साथियों, जैसे कि 12th CBSE बोर्ड का आपका पेपर आने वाला है मैथमेटिक्स का, उसको लेके परिष्कार ने एक सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर बनाया जो आपकी एग्जाम में ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न और किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, उसका पूरा एक मॉडल सेट यहाँ पे हमने किया है। उससे आपको क्या बेनिफिट रहेगा, जैसे आप एग्जाम दोगे उसमें आपको इन क्वेश्चंस की हेल्प मिलेगी और आप इनसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर मैथमेटिक्स, मार्किंग 80 नंबर्स है और ये अपने जनरल इंस्ट्रक्शन है, यानी कि आपको पेपर में कौन से क्वेश्चन कौन से पैटर्न पे मिलेंगे, कौन से यहाँ पे सेक्शंस मिलेंगे, उनकी यहाँ मार्किंग सेटअप है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस। सेक्शन नंबर 1 के जैसे क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर द इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3, मोड्यूलो ऑफ ए इज 2 एंड ए बी इनवर्स मोड्यूलो इज इक्वल टू -1/6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड बी। तो देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इनके जनरली हम स्ट्रक्चर जानते हैं कि 1 मोड्यूलो ए बी को आप फर्दर लिख सकते हैं 1 mod A इंटू मोड बी, और इट इज गिवन दैट द वैल्यू ऑफ दिस स्टफ इज -1/6 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड A, इट इज इक्वल टू 2। फाइनली जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा -1/3, जिसमें मोड ऑफ ए बी से अगर कैपिटल बी की वैल्यू हम फाइंड करें तो ये कितना आ जाएगा अपने पास -3, देन इट इज द फाइनल आंसर -3। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमारे को एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला। इट मीन्स ये पूरा एक सिंगल टर्म मान के हमें सॉल्व करना है। एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर, वी नो दैट इट इज द 2 sin द गिवन स्टफ इनटू साइन का हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर। तो क्या फर्दर प्रोसेस होगी, 2 sin cos, और आपको अच्छे से पता है 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। तो 2 एंड हियर थीटा इज एक्स स्क्वायर। द फाइनल आंसर इज बी। Next, question number 3. Given that A is the square matrix of order 3 and mod of A is -4, then adjoint mod of adjoint A is equal to। तो आप अच्छे से फॉर्मूला जानते हैं, इसमें adjoint A का डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, mod of A raised to the power n-1, where n is the order। यहाँ पे order कितना है हमारे पास में 3 and mod of A is -4, then the answer is -4 raised to the power 3 - 1, and what is the answer, it is equal to 16। Now, question number 4. Suppose that P and Q are two different matrices of order 4 into n. What is the given order? 4 into n. It is the order of P, and the order of Q is n into Q. Then the order of the matrix P cross Q. मैट्रिक्स P cross Q दोनों का मल्टीप्लाई है, और फर्स्ट का ऑर्डर हमारे पास में है 4 into n एंड सेकंड ऑर्डर है n into Q। तो यहां से अपने को अच्छे से पता है ये ऑर्डर अपने पास में रो और कॉलम का कैंसिल आउट हो जाएगा। द फाइनल आंसर इज 4 into Q, इट इज आंसर 1 A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी 3x + 5y इज लेस देन 4 इज। ये अपने पास में एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, जिसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है एन ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, द होल xy प्लेन नॉट कंटेनिंग द लाइन 3x + 5y इज इक्वल टू 4, एंड फोर्थ ए क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। तो इसका आंसर हमें अच्छे से पता है, एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, द आंसर इज बी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 0 to 1 x² अपॉन x³ + 1 dx। देखो ये एक सिंपल इंटीग्रेशन है, आपको अच्छे से पता है कि अगर हमारे पास में कोई डिनोमिनेटर में टर्म आता है, उसका डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में अपीयर हो रहा है तो हम उसको t सपोज या फिर कोई भी आप सब्सटीट्यूशन पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर आपने t सपोज कर लिया x³ + 1 इज इक्वल टू t, देन वी डिफरेंशिएट बोथ साइड, वी गेट 3x² dx इज इक्वल टू dt। तो फाइनली यहाँ पे आपको पता है कि x² dx न्यूमरेटर में अपीयर हो रहा है, देन 3 को आप यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर डिवाइड करवा सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1/3 dt/t। क्लियर? नाउ 1/3 द इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t विच इज इक्वल टू log t, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, x³ + 1, और हमारे पास लिमिट गिवन है 0 to 1,
फर्स्ट टाइम हमने जब 1 पुट किया तो log 2 और जब 0 पुट करेंगे तो log 1 की वैल्यू हमारे पास 0। तो फाइनल आंसर इज 1/3 log 2। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, if there are two different determinants 2, 4, 5, 1, 2x, 4, 6x, then the possible values of x is r। यानी हमारे पास में पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है इसकी, वो हमें फाइंड करनी है। आपको अच्छे से पता है डिटर्मिनेंट हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं क्रॉस वाले टर्म से। तो 2 1 जा 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन ऑफ x एंड 2x इज 2x स्क्वायर माइनस 24। फर्दर जब हमने इसे सॉल्व किया, दिस इज माइनस 18, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 24। फर्दर इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, विच इज इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल, दिस इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 3। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यहाँ पे अपने पास में 2 रूट आएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी 2 वैल्यूज यहाँ पे आपको मिलेगी। द आंसर इज D प्लस √3 एंड माइनस √3। नेक्स्ट, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशिएशन इक्वेशन y dx प्लस x dy। सिंपल y dx गिवन है और x dy गिवन है इज इक्वल टू 0। ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है तो यहाँ पे आपको पता है ये x के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ y है, और ये y के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर x है। कंप्लीट इक्वेशन को आप x y से डिवाइड कर लो, राइट साइड पे कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, ये 0 रहेगा। और यहाँ पर क्या बेनिफिट हो जाएगा, dx अपॉन x प्लस dy ओवर y इज इक्वल टू 0। अब सिंपली इंटीग्रेशन कर दीजिए यहाँ पे, तो ये अपने पास में हो जाएगा log x प्लस log y इक्वल टू एनी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। हम इसको यहाँ पर log c भी ले सकते हैं। log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log x इंटू वाई इज इक्वल टू log c। फर्दर अगर आप log रिमूव करोगे द फाइनल आंसर इज xy इज इक्वल टू c। दिस इज द फर्स्ट A आंसर इज द करेक्ट, xy इक्वल c। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन ए सेट A whose n of A equal 3। n of A means the total number of elements present in the given set A। n ऑफ ए लिख सकते हैं या फिर मॉड ऑफ ए लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 और पॉसिबल सेट कितने होंगे, तो इसका आंसर है अपने पास में 64, बिकॉज ये इसके लिए आपको अच्छे से फॉर्मूला पता है। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन ए सेट व्हेन n आर द एलिमेंट्स इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। तो यहाँ पर आप n की वैल्यू 3 पुट कर लेंगे, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 स्क्वायर माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 6, और वैल्यू अपने को मिल जाएगी 64। Next, P is a point on the line joining the points 0, 5, -2 and 3, -1, 2. The x coordinate of P is 6, then its z coordinate। आपको अच्छे से पता है जब x, y, z के कोऑर्डिनेट के टर्म्स पूछे जाते हैं तो हम लाइन ज्वाइन करके उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और कोऑर्डिनेट की वैल्यूज यहाँ मिल जाएगी। तो आपको z कोऑर्डिनेट भी कितना मिल जाएगा यहाँ पर 6। नाउ if A, B are non-singular square matrices of the same order, then A inverse B रेज टू द पावर होल इनवर्स। देखो ये एक सिंगल A इनवर्स भी हमारे पास में दे रखा है मैट्रिक्स फॉर्म में, इसका भी इनवर्स दिया हुआ है। और आपको अच्छे से पता है कि अपने पास में अगर कोई 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का होल इनवर्स हो तो हम इसे इस टाइप से लिखते हैं, B इनवर्स A इनवर्स, यानी राइट साइड वाला का इनवर्स पहले आएगा फिर लेफ्ट साइड का इनवर्स मल्टीप्लाई में रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके ये हमें मिल जाएगा B इनवर्स, और यहाँ पर ऑलरेडी जो A है वो A इनवर्स की फॉर्म में ही है, उसका इनवर्स हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू B इनवर्स, एंड वी नो दैट द इनवर्स ऑफ एनी सेट इज इक्वल टू द सेम सेट A। तो B इनवर्स A इज द आंसर, मींस B इज द हियर आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ग्राफ का है। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द शेडेड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन्स ऑफ एन LPP आर 0, 4, 0.6, 1.6 एंड 30 एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे आपको इसमें दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z 4x + 6y अकर सेट। तो ये अपने पास मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन वाला जो हम ऑप्टिमाइजेशन वाला टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। द आंसर एट एवरी पॉइंट 0.6, 1.6 एंड 3, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर जो हमारे पास में है वो यहाँ इसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट, इफ f डैश x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस साइन एक्स देन f ऑफ x इज इक्वल टू। आपको पता है जब डैश लगता है तो वो फंक्शन का डिफरेंशिएट होता है। अब यहाँ पर हमें जब fx फाइंड करना है, इट मीन्स हमें डिफरेंशिएशन रिमूव करना है, और आपको अच्छे से पता है एंटी डेरिवेटिव जो हमारे पास होता है वही अपने पास इंटीग्रेशन होता है। तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे पूरे फंक्शन को, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स को dx।
We know that the integration of x square is equal to x cube by 3, and what is the integration of sin x? It is equal to minus cos x, और इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कोई इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c ऐड कर दिया. द आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. और आप यहाँ पे इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं. उस रूट से हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला पोर्शन कौन सा होता है. डिफरेंशिएट करके हम 0 के इक्वल पुट करके चेक कर लेंगे. द आंसर इज 2n इनफाइनाइट. 15. A relation R in a set A 1 2 3 is defined as R 1 1 1 2 2 2 3 3. Which of the following ordered pair in R shall be removed to make it an equivalence relation in R? आपको अच्छे से पता है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है. इक्विवेलेंस रिलेशन 3 टाइप के रिलेशन को मिला के बनता है. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव. और ये इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बनेगा. और इससे हमें ये जो पॉइंट है जो इनको ये तीनों चीज बनाने से रोकता है वो हमारे पास पॉइंट है 1,2. बिकॉज आप देखो 1,1 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के अंदर आएगा. 1,2 नहीं आएगा और 2,2 सेम है, सिमेट्रिक के लिए यूज हो जाएगा. तो यहाँ ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन से ही पता चल जाएगा कि 1,2 इसके अंदर हमारे को नहीं मिलना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन में. तो हमें 1,2 पॉइंट हटाना पड़ेगा यहाँ से. 16. द वैल्यू ऑफ -a to a x पावर 5 + 1 dx इज. हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ऑप्टिमाइजेशन चीजें भी पता होनी चाहिए कि हम उसे कम टाइम में कैसे सॉल्व करें. आपको ये अच्छे से पता है दिस इज एन ओड फंक्शन एंड दिस इज एन इवन फंक्शन. इवन कैसे, इसको हम क्या लिख सकते हैं x⁻0 एंड इट इज एन इवन फंक्शन. और जब भी आपको ये प्रॉपर्टी पता है माइनस से पॉजिटिव सेम लिमिट हो किसी फंक्शन की dx, तो वो 0 हो जाएगा जब वो ओड फंक्शन होगा. और वो 2 times 0 to a fx dx में कन्वर्ट हो जाएगा जब फंक्शन कैसा होगा, इवन होगा. तो यहाँ इस प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से हमें पता है ये वाला टर्म हमारे पास कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा. तो x⁻5 इस इंटीग्रल -a to a में क्या हो जाएगा, 0. ओनली 1 रहेगा. तो 1 का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं. इसका x हो जाएगा -a to a. तो यहाँ पर हमारे पास a माइनस a विच इज इक्वल टू 2 times a. या फिर हम प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं. तो आंसर इज 2 है. क्वेश्चन नंबर 17. द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ dy by dx इज इक्वल टू e पावर x माइनस y. यहाँ पर सिंपल है dy by dx इज इक्वल टू e पावर x माइनस y को हम e पावर y डिवाइड में लिख सकते हैं. क्लियर. और यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो e पावर y dy जस्ट इक्वल टू e पावर x dx. फर्दर हमें बस इंटीग्रल करना है. यहाँ पे e पावर y इज इक्वल टू e पावर x प्लस c. कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं. ये दोनों अगर एक साथ रहेंगे तो बीच में नेगेटिव साइन रहेगा जो हमारे पास में ऑप्शन नंबर c इसको दिखाता है. तो ये अपने पास में करेक्ट आंसर है द जनरल सॉल्यूशन का e पावर x माइनस e पावर y इक्वल c. Question number 18. If f be the greatest integer function defined as fx is equal to mod x, greatest integer of x, and g is the modulus function defined as gx equal to mod x, then the value of g of f 9/4. g of f means g of function with 9/4. और f किससे डिफाइन है, f अपने पास में डिफाइन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब हम उसके अंदर फ्रैक्शन पॉइंट को जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और कंप्लीट इंटीग्रल लिखते हैं. 9/4 यानी आप इसको डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर की हेल्प से कितना हो जाएगा ये 2. तो g ऑफ 2 हमारे पास में जो वैल्यू प्रोवाइड कराएगा वो इससे हमारे को आंसर मिल जाएगा. gx किससे डिफाइंड है, mod x. तो mod ऑफ 2 कितना हो गया, जस्ट इक्वल टू 2. द आंसर इज C. If tangent of the curve y square plus 3x minus 7 is equal to 0 at the point hk is parallel to the line x minus y is equal to 4, then the value of k. हमारे पास में जो टेंजेंट और पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है उसमें हमें यहाँ पे x और y की वैल्यूज पुट करके h और k के पॉइंट फाइंड कर सकते हैं. और k का पॉइंट ही हमें पूछा है तो सॉल्यूशन हमारे को मिल जाएगा -3/2 आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन एंड दिस. Question number 20. Vector of magnitude 5 units and in the direction opposite to 5i minus 4j minus 3k is. अपोजिट डायरेक्शन बोली तो इसका मतलब इसको हम अपोजिट कर देंगे नेगेटिव साइन के साथ. तो नेगेटिव साइन में हो जाएगा 5i प्लस 4j प्लस 3k. यानी इसका मतलब एक तो ये चीज हमें अपियर होनी चाहिए ऑप्शंस में. ऑप्शन में सब में यही अपियर हो रहा है. तो अब हमें इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए 5 यूनिट्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है. तो हम 5 यूनिट्स का मैग्नीट्यूड देंगे और इसका हमारे पास में जब आप फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर
प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 प्लस 25 50, यानी 5√2। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√2 वाला हमारे को आंसर मिलेगा। द आंसर इज डी, 1/√2 एंड नेगेटिव पोर्शन ऑफ दिस डायरेक्शन। नेक्स्ट 21, एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इज, और यहाँ पे इसको हमें एक सिंपल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये हमारे पास इसकी लिमिट की, डोमेन की रेंज दे रखी है। तो यहाँ से tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? tan इनवर्स आपको अच्छे से पता है, cos x को हम क्या फाइंड कर सकते हैं? लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स, बिकॉज साइन π/2 माइनस एक्स क्या मिलेगा? cos x। सिमिलरली 1 माइनस इस साइन को भी हमने cos के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, एंड फर्दर साइन थीटा, आपको पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे देखा है कि 2 थीटा की वैल्यू π/2 माइनस एक्स है, तो 2 साइन थीटा हो जाएगा π/4 माइनस x/2 और कोस π/4 माइनस x/2। तो इस प्रॉपर्टी से हमने यहाँ पे न्यूमरेटर को सॉल्व कर लिया। और 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस यहाँ 2 थीटा दे रखा है π/2 माइनस एक्स, थीटा हो जाएगा π/4 माइनस x/2। और यहाँ पे इस प्रॉपर्टी की हेल्प से डिनोमिनेटर को हमने सॉल्व किया है। इससे बेनिफिट ये होगा कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन की एक पावर से इस 2 पावर में एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, और कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोट। तो फर्दर इसमें ये कोट के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड नाउ इट इज नोन दैट tan π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। तो कोट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? tan π/2 माइनस थीटा। तो बस इसी क्वांटिटी को हमने tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जिसको यहाँ पे बस सिंप्लीफाई करके हमें मिल जाएगा π/4 प्लस x/2, और tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट होके फाइनल जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो मिलेगी π/4 प्लस x/2। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, if capital A is the square matrix of order 3 such that A square is equal to 2A, then find the value of mod of A। यहाँ पे सिंपल हमें गिवन है A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A, हम इनके मोड ले लेंगे यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में, और वो फर्दर क्या मिल जाएगा? देखो A स्क्वायर, मोड ऑफ A स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? मोड ऑफ A स्क्वायर को A लिख लिया, और ये डबल मोड में डिफरेंट टाइप में ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ 2 ऑफ A, इसको हम लिख सकते हैं 8 टाइम मोड है, बिकॉज आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से पता है कि मोड ऑफ AB को मोड A मोड B लिख सकते हैं। एंड मोड ऑफ 2A, यहाँ पर 2 क्यूब A इसलिए आया क्योंकि ये जो 2 है वो बाहर तब आएगा जितने ऑर्डर की हमारे को मैट्रिक्स दे रखी है। कितना ऑर्डर है? 3, तो 2⁻3 क्योंकि दिस इज द नंबर, एंड यहाँ पर मोड ऑफ A। तो इससे यहाँ पर मिल जाएगा 8 ऑफ A। अब इन दोनों में 8 ऑफ A को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, ट्रांसपोजिशन, इसमें मोड ऑफ A कॉमन आ गया है, या तो मोड ऑफ A 0 होगा या मोड ऑफ A 8 होगा। तो मोड ऑफ A 0 और 8 दो पॉसिबल वैल्यूज इसकी मिलेगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है मोड ऑफ A की, वो या तो 0 या फिर 8 होगी। दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू x प्लस 1/x, x इज ग्रेटर देन 0 परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x माइनस 4y इक्वल 7। इस लाइन के परपेंडिकुलर इस लाइन को हमें नॉर्मल में फाइंड करना है। तो देखो ये y इज इक्वल टू x प्लस 1/x है, dy/dx यहाँ से क्या निकलेगा? डिफरेंशिएट x का 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर इज द डिफरेंशिएशन। नाउ नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7 इज जस्ट टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। अब 1 माइनस 1/x स्क्वायर dy/dx हमने फाइंड किया था, और यहाँ से अगर आपने इसका स्लोप देखा होगा तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं हम। यहाँ से m की वैल्यू जो स्लोप की फॉर्म में वो कितनी हो जाएगी? 3/4। तो बस स्लोप यहाँ पे हमने लिखा है, इससे हमें x स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 4, और जिससे फर्दर x की वैल्यू हमें मिलेगी 2। देखो x स्क्वायर 4 है तो x की वैल्यू 2 मिलती है, +2 और -2, बट यहाँ पे हमारे पास में नॉर्मल टू द कर्व के लिए फॉर्म में पूछा और x इज ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो इसकी हेल्प से हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू 2 को यहाँ पे यूज करेंगे। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब हमें x की वैल्यू 2 मिल गई तो हमारे पास जो मेन इक्वेशन था फंक्शन y का, उसमें x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, इससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 5/2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी होगी? 5/2 होगी। और नॉर्मल की इक्वेशन में y माइनस y का पॉइंट y माइनस y0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x0। आपको पता है कि ये लाइन की इक्वेशन बनेगी नॉर्मल लाइन की। ये वाली वैल्यू हम फाइंड करेंगे -4/3 पिछले वाले टर्म से, और x माइनस x0 कितना है? 2। तो यहाँ से हमने जब फर्दर इसको सॉल्व किया और इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें ये इसके नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट
24 इवेल्युएट 0 to 1 x 1 minus x raised to the power n। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, 1 minus x की बाइनोमियल पावर n दे रखी। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की फॉर्म में जाता है, यानी कि एक इनफाइनाइट टर्म्स की तरफ सीरीज बनाता है। ये चीज़ हमारे लिए वैसे भी कोई काम की नहीं रहेगी और डिफिकल्ट रहेगा। इसकी बजाय हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जो 1 minus x दे रखा है और लिमिट में भी 1 है, तो हम डेफिनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जो होती है 0 to 1 f of x को आप कैसे लिख सकते हैं, 0 to 1 f 1 minus x dx। यहाँ पे जरूरी नहीं a हो x 1 हो, a भी हो सकता है। तो अगर यहाँ a होगा तो ये हम इसको a minus x करेंगे। ये अपने पास डेफिनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज होती है कि ये फंक्शन इसके इक्वल होता है इंटीग्रल फॉर्म में। तो इसकी हेल्प जब हम यहाँ लेंगे तो उससे क्या फायदा हो जाएगा, यहाँ पर हमने इस x की जगह तो 1 minus x किया क्योंकि फंक्शन में हमें 1 minus x करना है, और यहाँ 1 minus x की पोजिशन की जगह 1 minus x। बेनिफिट ये होगा कि जो 1 minus x की होल पावर n हो रहा था वो अब x की पावर n हो जाएगा, और 1 minus x सिंपल फॉर्म में सिंपल 1 पावर में रहेगा। 0 to 1 है ये, x की पावर n को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, x की पावर n माइनस x की पावर n इंटू x की पावर n प्लस 1। और यहाँ पे इसको अब इंटीग्रल करना ईजी हो जाएगा क्योंकि x रेज टू द पावर n का इंटीग्रल हो गया x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x की पावर n प्लस 2 अपॉन x n प्लस 2। लिमिट्स पुट करनी, एक बार 1 पुट करेंगे x की पोजीशन पे तो यहाँ पे 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, और 0 पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। जब आपने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1 over n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 25, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल x क्यूब cos y गिवन डेट y0 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारे पास मिली हुई है dy by dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब कोसेक y। ये सिंपल है क्योंकि ये कोसेक y है जो y का टर्म से y की तरफ आ जाएगा, x क्यूब है x का तो dx साइड dx की फॉर्मेशन बन जाएगी, और इंटीग्रल इसके बाद सॉल्व हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक y इज इक्वल टू साइन y एंड x क्यूब का x4 डिवाइड बाई 4, तो यह माइनस कोस y हो जाएगा साइन y का इंटीग्रेशन, और इक्वल टू x4 बाई 4 प्लस c। और ये इट इज गिवन डेट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में हमें ये रेस्ट्रिक्शन या बाउंड्री दे रखी है उसके साथ, तो y 0 x 0, जब हमने y 0 पुट किया और x 0 पुट किया तो c प्लस 0 हो गया, लेकिन cos 0 क्या होता है 1 होता है। आगे माइनस साइन है तो -1, c की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से -1, तो हम इस कांस्टेंट की वैल्यू भी बाउंड्री कंडीशन से पुट कर देंगे। दिस इज इक्वल टू cos y इक्वल 1 माइनस x पावर 4 डिवाइड बाई 4। दिस इज द आंसर। Next question number 26, find the area of the parallelogram whose one side and a diagonal are represented by conical vectors I, J, K and 4i प्लस 5k रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे अपने को दे रखा है एक वेक्टर a i माइनस j प्लस k और एक दूसरा डायगोनल वेक्टर दे रखा है। ये डायगोनली वेक्टर, ये a वेक्टर हो गया, ये डायगोनली वेक्टर दे रखा है। तो आपको अच्छे से पता है अगर यहाँ पे कोई दूसरा वेक्टर b होता तो a और b का सम जो है वो इस डायगोनल के इक्वल होता है। ये अपने पास वेक्टर की प्रॉपर्टी होती, तो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू d होगा। a एंड d आर गिवन, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर b हियर बाई d माइनस a। तो d और इसमें से a को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में 3i प्लस j प्लस 4k इज द वैल्यू ऑफ द सेकंड वेक्टर b। a वेक्टर है और b वेक्टर है, दोनों की हमारे पास वैल्यूज आ गई है। तो पैरेललोग्राम के लिए जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। और यहाँ पे हमने जब i माइनस जे प्लस के इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया i j k के रेस्पेक्ट में, तो स्टार्टिंग इससे सॉल्यूशन करेंगे हम। जब i की वैल्यू लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस, आपको मिलेगा -5i। j के लिए करेंगे तो माइनस के साथ दिस माइनस दिस, इसी टाइप से हम k के लिए भी करेंगे। तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करके हमें ये मिल जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट -5i माइनस 1j प्लस 4k। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ये जो हमारे पास a क्रॉस b, जो a और b हमारे पास में पैरेललोग्राम के फाइंडिंग्स होते हैं, इनकी साइड्स a और b, इनका क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड्यूलो का मतलब इनका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मतलब क्या है, हम इसके स्क्वायर्स का सम करके स्क्वायर रूट लेंगे। द फाइनल आंसर इज रूट ऑफ 42 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन है 27, इफ y इक्वल e पावर x साइन स्क्वायर x प्लस साइन x रेज टू द पावर x फाइंड dy बाई dx। देखो यहाँ पर इसमें फंक्शन x में पावर में भी x है, इसमें भी यहाँ पे x की पावर है, तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। इसको तो हम मान लेते हैं u और इस वाले फंक्शन को मान लेते हैं v। लेट u इज इक्वल टू e पावर x साइन स्क्वायर x एंड v इज इक्वल टू साइन x रेज टू द पावर x। जब अपने यहाँ पे y u प्लस v के इक्वल है, dy बाई dx किसके इक्वल हो जाएगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx के इक्वल। तो हमें क्या है, दोनों का डिफरेंशिएट सेपरेट करके ऐड करना है।
u जब e की पावर x साइन स्क्वायर x है तो डिफरेंशिएट जब हम कर लेंगे तो एक बार इसका एज इट इज रहेगा और इस वाले टर्म्स का भी डिफरेंशिएट, क्योंकि आपको पता है e की पावर 2x का क्या होता है, e की पावर 2x और ऊपर 2x का भी करेंगे तो x साइन स्क्वायर x का फिर दो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा तब ये मिल गया और x को एज इट इज रहने दिया, साइन स्क्वायर x का किया तो हमें मिल जाएगा 2 sin x cos x विच इज इक्वल टू साइन 2x। दिस इज द वैल्यू ऑफ du by dx। सिमिलरली अब v का सॉल्व करना है तो देखो v में पावर में भी x दे रखा है और फंक्शन में भी x दे रखा है, तो हम इसको log से सॉल्व करते हैं। दोनों साइड जब log ले लेंगे तो log m रेज टू दी पावर n कितना हो जाएगा, n सामने आ जाता है n log m, तो x log sin x हो जाएगा और इसके बाद दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। log v का हो जाएगा 1/v dv by dx, x का जब करेंगे तो log sin x एज इट इज रहेगा और जब x को एज इट इज रखा log sin x का किया तो ये हो जाएगा 1/sin x और sin x का cos x कितना होता है cos अपॉन sin, दिस इज इक्वल टू cot x। दिस इज द 1/v dv by dx और जब dv by dx ही चाहिए हमें तो v यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास dv by dx आ गया sin x रेज टू द पावर x इंटू x cot x प्लस log sin x। फाइनल आंसर हमारे को क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू u प्लस v, तो दोनों को हमने सेपरेटली ऐड कर दिया। दिस इज द फाइनल डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 28, इफ x is equal to a sec theta, y is equal to b tan theta, find d square y by dx square at x is equal to pi by 6। x की वैल्यू pi by 6 पे हमें d square y by dx square फाइंड करना। तो क्या करना, हमें x है dx by d थीटा फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ से, y हमें गिवन है b tan थीटा तो dy by d थीटा हो गया b sec स्क्वायर थीटा और x दे रखा है a sec थीटा तो dx by d थीटा क्या हो गया a sec थीटा tan थीटा, बिकॉज sec थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec थीटा tan थीटा और tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा। सिंपली ये फॉर्मेशन हमें किस फॉर्म में मिले हैं, dy by d थीटा और dx by d थीटा। हमें फाइंड करना है dy by dx, तो dy by dx फाइंड करने के लिए हम इन दोनों डिफरेंशिएशंस को डिवाइड कर देंगे। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि d थीटा कैंसल आउट हो जाएगा और dy by dx मिलेगा which is equal to b upon a cosec theta। Now this is the value of dy by dx and we have to find differentiation again because we have to find d2y by dx square। और जब आपने इसको डिफरेंशिएट फिर से किया x के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पर पहले थीटा के रेस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया और बाई चेन रूल d थीटा बाई dx भी होगा क्योंकि फाइनली डिफरेंशिएशन तो x के रेस्पेक्ट में ही जाना है और d थीटा बाई dx हमें कहाँ से मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 से, वो हो जाएगा 1/a sec थीटा tan थीटा। और जब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से तो हमें फाइनली मिल जाएगा -b/a इंटू a विच इज इक्वल टू a स्क्वायर कोट क्यूब थीटा। और वैल्यू कौन सी पूछी थी हमें, थीटा की वैल्यू π/6 पे, तो फाइनली वी पुट द वैल्यू थीटा इज इक्वल टू π/6 एंड फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू -3√3b अपॉन a स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। डिनोमिनेटर में दो फैक्टर जो लीनियर टर्म्स में वो मल्टीप्लाई है, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पार्शियल फैक्टराइजेशन से। लेकिन ध्यान दो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, सिंपल एक्स नहीं है, तो हम सब में अगर कोई सिंपल एक्स आता तब प्रॉब्लम आती, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हम इसको कोई नया टर्म वाई या कुछ और टर्म्स में मान सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को हमने वाई पुट कर लिया और फिर पार्शियल फ्रैक्शन किया, वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 2 वाई प्लस 3 a अपॉन वाई प्लस 2 प्लस b अपॉन वाई प्लस 3 विच इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो यहाँ से जब हम इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कराएंगे, यानी y के कोफिशिएंट्स a प्लस b को कंपेयर कराया तो 1 और उसके बाद 3a प्लस 2b यानी कांस्टेंट को कंपेयर कराया वो किसके इक्वल है, वो भी 1 के इक्वल है। दोनों को सॉल्व किया तो a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। इसे सॉल्व करना सिंपल है बिकॉज हम इसमें से कोई भी एक एलिमिनेट करके दूसरे में वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। a 1 और b 2 है, -1 और 2, बस हमने उस a और b की पोजीशन पे ये वैल्यूज पुट कर दी। ये हमारा जो मल्टीप्लाई वाला टर्म था डिनोमिनेटर में, अब ये पार्शियल फैक्टराइजेशन में हो गया। नाउ इसका इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा। ये वाला टर्म जो है ये इंटीग्रेशन है dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, और आपको अच्छे से पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो यहाँ से इस पैटर्न को यूज करके इसमें भी और इसमें भी, यहाँ a स्क्वायर 2 है और यहाँ a स्क्वायर 3 है, इन फॉर्मूला का यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो प्लस सी इज द, क्योंकि इंडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है तो हम कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आपको अच्छे से पता है दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज
2 because 2 square is equal to 4 and y is equal to root 3x. This is the equation of straight line and x axis in the first quadrant के लिए पूछा है। तो देखो सॉल्विंग, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते ताकि हम इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर पाए। y की वैल्यू रूट 3x है तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ हमने इस इक्वेशन में y स्क्वायर की जगह 3x स्क्वायर पुट किया और फाइनली जब सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी +-1, बट ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछा है तो उसमें हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी x इक्वल 1। x की वैल्यू 1 पुट करते y की वैल्यू भी मिल जाएगी हमारे को, तो वो यहाँ से क्या हो जाएगा y की वैल्यू रूट 3, तो 1 और रूट 3 यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे और ये इसका डायग्राम है। हमें इसका एरिया फाइंड करना है इन दोनों पोर्शन का, जो शेडेड एरिया है ये हमें फाइंड करना है। तो शेडेड एरिया में देखो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो इस लाइन से बाउंडेड है। ये लाइन कौन सी, स्ट्रेट लाइन रूट 3x और लिमिट हो गई 0 to 1 क्योंकि ये पॉइंट कौन सा x एक्सिस पे 1। और यहाँ से यहाँ वाला जो एरिया है वो इस सर्कल की बाउंड्री से बाउंडेड है और सर्कल की बाउंड्री से जब हमने y की वैल्यू निकाली तो वो आ गई रूट 4 - x स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर - x स्क्वायर, लेकिन लिमिट अब 1 to 2 रहेगी, 1 से 2। तो बस ये अपने पास में मैथमेटिकल पोर्शन बन चुका है। यहाँ से हम इसका बस इंटीग्रेशन करेंगे, x का x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास में जो फॉर्मूला है इसका रूट a स्क्वायर - x स्क्वायर का, रूट a स्क्वायर - x स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, x बाई 2 रूट a स्क्वायर - x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x। इस फॉर्मूले का हम यूज करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास में इस तरीके की स्ट्रक्चर मिल जाएगी और जिसमें आप जब लिमिट पुट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमें सॉल्यूशन के बाद मिल जाएगा 2π/3 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पर बस कैलकुलेशन है, ये आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू पुट करके और आंसर 2π/3 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड इफ A इक्वल, दिस इज द 3x3 मैट्रिक्स, फाइंड A इनवर्स, आपको A इनवर्स फाइंड करना है, हैंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। A इनवर्स फाइंड करने के साथ आपको ये सिस्टम इक्वेशन जो 3 पोर्शन में दे रखी है XYZ के टर्म्स में, इसे सॉल्व भी करना है। तो हम A इनवर्स के फॉर्म से यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से फाइंड करना जानते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, मोड ऑफ A सबसे पहले फाइंड करना है, चेक करना है कि नॉन सिंगुलर है या नहीं। तो इसका जो मोड ऑफ A वो 1 आ रहा है यानी फाइनाइट 0 नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, A इज ए नॉन सिंगुलर, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। 0 आने पे प्रॉब्लम आती तब ये नॉन सिंगुलर नहीं बनता है। तो इसमें क्या A इनवर्स एग्जिस्ट होगा, तो मोड ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A हम फाइंड करेंगे। उनके माइनर्स को सॉल्व करके हमने मैट्रिक्स से एडजॉइंट बना लिया है। और इनवर्स क्या होता है, A इनवर्स होता है 1/mod of A मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A। तो मोड ऑफ A 1 था तो एडजॉइंट ऑफ A की कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू 1 रखती। एडजॉइंट ऑफ A इज द A इनवर्स। A इनवर्स की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। और फाइनली द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न है, जो हमें XYZ की फॉर्म में क्वेश्चन में इक्वेशन मिली थी उसे हमने इस तरीके से AX + B, AX = B की फॉर्म में हमने पुट कर दिया। दिस इज द सॉल्यूशन रेंज, जो राइट साइड में लिखे थे ये XYZ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये A एक मैट्रिक्स फॉर्म बनाएगा जो हमारी इक्वेशन मिली थी उसी से। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, सिंपल X फाइंड करना है विच इज इक्वल टू A इनवर्स का डैश और B, और यहाँ से A इनवर्स जब हम फाइंड कर ही चुके तो उसका डैश क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। तो इसको हमने ट्रांसपोज कर लिया। B हमें पता है 10, 8, 7, बस यहाँ पे हमें मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, वो अपने पास में आ जाएगा 0, -5 एंड -3। तो ये XYZ के आंसर्स आ जाएंगे, X इज 0, Y इज इक्वल टू -5 एंड Z इज इक्वल टू -3। दीज आर द रिजल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 32, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP ग्राफिकली। मैक्सिमाइज करना है Z इक्वल x + 2y को। x + 2y ये हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं। x + 2y इज ग्रेटर देन 100, 2x - y इज लेस देन 0, 2x + y इज लेस देन 200 और x और y जो हमारे पास वेरिएबल्स है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास में मैक्सिमाइज इसको Z करना है और वही सब्जेक्ट कंडीशन दे रखी उसे हमने नोट किया है यहाँ पे। उसके बाद ये अपने पास में डायग्राम बनेगा क्योंकि ये जो इक्वेशंस बन रही है उन इक्वेशंस को हमने प्लॉट कर दिया और इस प्लॉट में जो वैल्यू ग्रेटर अकॉर्डिंग दे रखी थी तो वो हमने आउटसाइड ले ली। ये पूरा आउटसाइड है, इसमें भी हमने आउटसाइड लिया है। तो ये पोर्शन जो शेडेड एरिया है ये उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है। इससे जो कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे, देखो इस डायग्राम के अंदर जो ये कॉर्नर पॉइंट्स थे हमारे पास में, इन कॉर्नर पॉइंट्स में हमने वैल्यूज x और y के अकॉर्डिंग, A पॉइंट हमें मिल रहा है 0, 50 पे, B पॉइंट है 0 to 100, C 50 और 100 एंड D 24 और 40। इसमें बस ये वैल्यूज हमें इंसर्ट करनी है और चेक करना है कि Z की वैल्यू क्या आ रही है। इस पे हमारे को मिल रहा है 50, इस वाले पॉइंट पे मिल रहा है 200, इस वाले पॉइंट पे मिल रहा है 250 और इस पे मिल रहा है 100। इसमें मैक्सिमाइज करना है Z, यानी Z सबसे ज्यादा कहाँ पर है, 250। एट विच पॉइंट,
50 एंड 100। तो बस यही फाइंड करना था, 50 और 100 हमारे पास में x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल जाएगी जो इसको मैक्सिमाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। यहाँ पर x और y, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8 एंड x स्क्वायर इज ग्रेटर देन लेस देन 2y, यानी ये हमारे पास में फॉर्मेशन बनाएंगे। लेकिन इक्वेशंस इसमें कौन सी बनेगी? अगर हम लेस देन वाले और इसके सिंबल्स को हटा के इक्वलिटी चेक करते हैं तो इक्वलिटी पे ये इक्वेशंस बना रही, एक तो सर्कल की फॉर्मेशन बनाएगी और दूसरी पैराबोला की स्ट्रक्चर बनाएगी। जब हमने इनके डायग्राम प्लॉट किए तो ये इससे ग्रेटर वाली वैल्यू को आउटसाइड दिखाएगा और ये इसके इनसाइड वाली वैल्यू को दिखाएगा। इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा? ये वाले पोर्शन का हमारे को क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। तो सिंपल है, हमने वही सॉल्व कर लिया इन दोनों को। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे y इज इक्वल टू 2 - 4 और हम यहाँ पे 2 लेंगे क्योंकि y की वैल्यू ग्रेटर देन 0। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, हम यहाँ से x की वैल्यू भी फाइंड कर पाएंगे। x की वैल्यू -2 और 2 मिलेगी। तो यहाँ से हमारे पास लिमिट्स मिल जाएगी। डायग्राम में आप देखो -2 से 2 तक की वैल्यू हमारे पास रेंज में मिलेगी। ये पूरा जो फॉर्मूला है ये अपने पास सर्कल वाली इक्वेशन है और ये पैराबोला वाली इक्वेशन। तो बस जो शेडेड एरिया है उसमें हमें क्या करना है? सर्कल में से पैराबोला वाला माइनस करना है और लिमिट्स हो जाएगी -2 से 2। इसके बाद हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे और ये फॉर्मूला a² sin x वाला वही फॉर्मूला जो अभी हमने देखा था उसका यूज करके वैल्यूज और लिमिट्स पुट करके हम यहाँ पे चेक करेंगे। हमारा फाइनल जो फर्दर आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2π + 4/3। ये कैलकुलेशन से आप इसको चेक करेंगे, उसके बाद 2π + 4/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन x - 1/3 इक्वल टू y - 4/2 इक्वल टू z - 4 अपॉन -2 एंड पैरेलल टू द लाइन x + 1/2 इक्वल 1 - y/4 इक्वल z + 2/1। हैंस फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। एक क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमेशा आता है, ये आपको अच्छे से पता है। तो इसमें हमें क्या करेंगे? 2 गिवन इक्वेशन है उसको हमने स्ट्रक्चर को नोट कर लिया। ये 1 - y को भी हमने y - 1 के टर्म्स में पुट कर दिया। यहाँ से हमें इनकी वैल्यूज मिल जाएगी डायरेक्शन रेशियोज की। लेट ए बी सी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग द लाइन 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी। इसमें हमने जो x a - 1 y - 4 z - 4 था उसको हमने 0 के इक्वल लिख दिया और इसमें a b c हमने उसके डायरेक्शन कोसाइन को नोट किया। तो यहाँ से सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा 3a + 2b - 2c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दोनों का सॉल्यूशन बना के रिक्वायर्ड लाइन 1 को हम क्या सॉल्व करेंगे? 2a - 4b + c इक्वल 0। ये उस सेकंड पोर्शन के बन जाएंगे एंड 2 इज द पैरेलल विद द रिक्वायर्ड लाइन। ये हमारे को मिलेगा इसके सॉल्यूशन से a अपॉन, क्योंकि आप पता है 2 इक्वेशन दे रखी, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करोगे? इन टाइप की इक्वेशन को कि अगर आपको a चाहिए तो हम इनके क्रॉस प्रोडक्ट को आपस में चेक करेंगे। ये वैल्यूज फाइंड करने के लिए काम आता है। तो a इक्वल दिस, b इक्वल दिस एंड c इक्वल दिस। ये जो वैल्यूज आई है इसको हमने एक फिक्स क्वांटिटी लैम्बडा के इक्वल मान लिया ताकि हम इसके डायरेक्शन रेशियोज को एक फिक्स टर्म्स में नोट कर पाए। a आ जाएगा 6 लैम्बडा, b यहाँ से आ जाएगा 7 लैम्बडा और c आ जाएगा 16 लैम्बडा। बस इन a b c की वैल्यूज को जब हमने इक्वेशन मानी थी डायरेक्शन रेशियोज के साथ ए बी सी के साथ उसमें पुट करेंगे, जिसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा 6x + 7y + 16z - 98 इक्वल 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन सिंस लाइन 2 इज द पैरेलल टू द रिक्वायर्ड प्लेन। तो ये लाइन हमारे को मिल जाएगी। इसके बाद सिर्फ इन लाइंस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फाइंड करना है -1 1 -2 पे। तो जहां पर भी x y z था वहां -1 1 -2 पुट करेंगे। -98 इज द लास्ट वैल्यू और ये इसके जो डायरेक्शन रेशियोज थे उनका हमने स्क्वायर रूट ले लिया क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करनी डिस्टेंस में। फाइनली मोड ले लेंगे क्योंकि डिस्टेंस क्या होती? नेगेटिव नहीं होती। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनकी मिल जाएगी 129 डिवाइड बाई √341 यूनिट्स। इसका सॉल्यूशन आएगा √341। दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। ए क्यूबोइडल शेप्ड गोडाउन विद स्क्वायर बेस, यानी एक क्यूबोइडल शेप्ड गोडाउन है, क्यूब तरह का मान लो, जिसका बेस कैसा दे रखा है हमारे पास में? स्क्वायर बेस दे रखा है। यानी उसकी क्या है, यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो दोनों ही सेम है और ये यहाँ पर इनकी हाइट दे रखी। तो यहाँ पे ये बोला हुआ 3 times as much कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर इज incurred फॉर कंस्ट्रक्टिंग द रूफ एज कंपेयर टू द वॉल्स। अच्छा, अगर मान लो लेंथ हमारे पास में x है और ब्रेड्थ हमारे पास में x है, क्योंकि ये दे रखा है स्क्वायर है वो जो उसका स्क्वायर बेस है ना, और इसकी हाइट दे रखी है हमारे पास में, उसको हमने मान लिया y। तो हमारे पास टोटल वॉल कितनी वॉल होती? 4, और हर वॉल हमारे पास में क्या बना रहा है? ब्रेड्थ इंटू हाइट के साथ ही बना रहा है, या लेंथ इंटू हाइट कुछ भी ले लो तो xy हो जाएगा। तो टोटल वॉल का कितना हो जाएगा? 4xy।
और अगर हम टोटल 3 times एज मच कॉस्ट पर द स्क्वायर मीटर इन कंस्ट्रक्टिंग द बेस रूफ। अब रूफ की और हमें बात करनी पूरे कंस्ट्रक्शन में, तो आपको अच्छे से पता है कि बेस कितना हो जाएगा, बेस तो एक्स स्क्वायर हो गया, और वो क्या बोल रहे हैं 3 times ज़्यादा कॉस्ट दे रहा है, प्लस उसके साथ वॉल्स है उसके लिए गिवन कंपेयर टू द वॉल्स। तो इसका मतलब टोटल तो 3x स्क्वायर प्लस 4xy हो गया। क्वेश्चन में है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गोडाउन इफ इट इज टू एनक्लोज ए गिवन वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है वो क्या है, गिवन है, गिवन क्वांटिटी फिक्स होती है, इसको हमने v मान लिया, इट इज गिवन वॉल्यूम, एंड मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रूफ एंड द वॉल्स। ये क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा वाले केस का लिया हुआ है, इसमें हमें वॉल्यूम फिक्स रखना है और इनके डायमेंशंस को कंपेयर करना है। तो सिंपल है, इसके अंदर हमारे पास दे रखा है लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ द बेस इज x और हमने हाइट गोडाउन की ले ली है y। तो ये हमारे पास कैपिटल C मान लिया हमने उस वेरिएबल को जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द गोडाउन है, और v इज द गिवन वॉल्यूम। ये हमारे पास कैपिटल V गिवन है, इसी टर्म्स में हमें आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिंस कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया, जितने एरिया में वो वहाँ पर गोडाउन के लिए वर्किंग चल रही है कंस्ट्रक्शन में, तो उसके प्रोपोर्शनल है। तो हमने C को लिख लिया है K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 3x स्क्वायर प्लस 4xy, जो भी हमने चेक किया तो कंप्लीट कंस्ट्रक्टिंग में वर्क हो रहा है। और यहाँ पर x स्क्वायर y इज इक्वल टू v कांस्टेंट गिवन है, v इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो x इंटू y कितना हो गया, x स्क्वायर y। तो ये हमारे पास वॉल्यूम है और ये फिक्स है, तो यहाँ से हमने एक वेरिएबल निकाल लिया, y की वैल्यू यहाँ से आ गई v अपॉन एक्स स्क्वायर। बस इस y की इस वैल्यू को हमें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है ताकि हमारे पास एक सिंपल वेरिएबल रहे, एक ही वेरिएबल रहे। तो यहाँ हमने जब वैल्यू पुट की y की जगह v अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये कंप्लीट कॉस्ट का टर्म हमारे पास में x एक वेरिएबल जो बेस या फिर आप ले रहे हो उसमें लेंथ में, और एक वॉल्यूम के टर्म्स में आ गया। इसके बाद कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमारे को जब मैक्सिमा मिनिमा का केस होता है तो हम अच्छे से जानते हैं कि हमें पहले उसका डिफरेंशिएट करना है, उसको 0 के इक्वल लिखना है। तो डी अपॉन डी एक्स हो गया k, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 6x माइनस 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4v इज द कांस्टेंट, वो फिक्स है। तो इसको हम 0 के जैसे इक्वल पुट करेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ s, वी नो डेट डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो जैसे 0 के इक्वल पुट की तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, वो होगी 2v/3 रेज़ टू द पावर 1/3। ये सिंपल x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इस x की वैल्यू पे हमें चेक करना है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डी स्क्वायर c/dx स्क्वायर, और चेक करना है कि वैल्यू क्या आ रही, पॉजिटिव, x की इस वैल्यू पे पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। जब हमने चेक किया तो ये हमारे पास वैल्यू 18 आ रही थी x की इस वैल्यू पर, और वो ग्रेटर देन 0। जब भी वैल्यू अगर डी स्क्वायर वेरिएबल डबल डिफरेंशिएट की ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमम होता है, और लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमम होता है। तो ये अपने पास में मिनिमम हो जाएगा। तो कॉस्ट मिनिमम कब होगी, जब x की वैल्यू ये होगी और x की वैल्यू वेरिएबल में पुट कर दी तो y की भी मिल जाएगी। दीज आर द डायमेंशन, यानी लेंथ और जो ब्रेड्थ है वो तो है अपने पास 2v/3 रेज़ टू द पावर 1/3, और उसकी हाइट कितनी है 18v रेज़ टू द पावर 1/3 अपॉन 2। ये हमारे पास इसके रिजल्ट्स हैं, यही अपने पास में फाइनली आंसर है। तो आई थिंक ये जो अपने पास में क्वेश्चंस है जो 12th के CBSE मॉडल बेस पे हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम में। थैंक यू सो मच।